अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद आए रोज़ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में इलेक्शंस के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी मौसम की बात की जाती है, कभी सिक्योरिटी को जवाब बनाया जाता है, कभी हम देखते हैं कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात आते हैं, कभी ROs DROs उनकी तैनाती वो किसी को सूट करते हैं, किसी को सूट नहीं करते, उसकी बात आती है। कहीं पर कोई सियासी जमातें ये कह रही हैं कि जो सबमिशन नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन है उसके अंदर मजीद वक्त दरकार है। तो हम किसी ना किसी फॉर्म में ऐसा देख रहे हैं कि जो खबरें सामने आती हैं उससे ये लगता है कि कोई ऐसे मामलात हैं कि इलेक्शन कहीं आगे ना चला जाए, इन इशूज़ को अगर बुनियाद बनाया जाए। लेकिन हमने फिर साथ ही साथ ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत वजाहत के साथ एक तो इंटरफेयर किया गया और फिर जो ऑर्डर्स पास किए गए और जो कहा गया उसके बाद ये जो सारी अफवाहें हैं या सारी कोशिशें कह लीजिए, इनका हमने देखा कि कला कमा हो गया। अब मामला यहीं पर है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो पत्थर पर लकीर है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है उनके कंडक्ट के ऊपर यके बाद दीगरे एतराज़ात उठना शुरू हो गए। डिफरेंट जो हमारे सामने प्रेस रिलीजेज आई हैं उनके अंदर कहीं पर उनकी कंडक्ट पर सवाल उठाया गया है, कहीं पर यह कहा गया है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को अलग तरीके से ट्रीट और डील करते हैं, वो सबके साथ यकसा सलूक जो है वो नहीं है उनका। जो हम बार एसोसिएशन की अगर बात करें, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब और सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एलामिये इशू किए गए और जैसे मैंने कहा कि इन सब के अंदर एतराज़ किया गया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी कंडक्ट के ऊपर। प्रेस रिलीज है उसके अंदर तो ये भी कहा गया कि उनका मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए और आने वाले इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। जहां पर हम ये देख रहे हैं और ये इल्जामात इनका सिलसिला जारी है, वहीं पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज किया गया, जवाब दिया गया और कहा गया जो तमाम तरह एतराज़ात हैं उनको देखा जाएगा। जो मामलात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़े उनके हवाले से भी कहा गया जी कि इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई हैं कि सभी सियासी जमातों को जो है वो एक तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट या सलूक जो है वो किया जाना चाहिए। ROs DROs के लिए भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू की गई कि जो भी लोग आ रहे हैं कागजात नामजदगी लेके उनके साथ एक ही तरह का सलूक रवा रखा जाए। लेकिन इन द लाइट ऑफ दिस हमने ये भी देखा कि मुल्क भर में एक सियासी जमात बिलखुसूस उनकी तरफ से ये बात बार बार सामने आ रही है कि उन लोगों को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे कागजात जमा कराने का अमल हो, उसके अंदर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उमैर नियाजी साहब मियां वाली के अंदर एक इंसिडेंट हमने देखा कि वो हुआ। इस तरह के और भी एक दो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि जहां पर या तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि उनके सेक्रेटरी से नॉमिनेशन पेपर्स वाली फाइल छीन कर कोई भाग गया। उमैर नियाजी उनके वालिद मियां वाली में उनके कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो बताया गया कि एक पुलिस वाले ने कागज लेकर फाड़ दिया और RO ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जहां पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वहीं पर इस तरह के इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल जो सूरत हाल है इस वक्त, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानून है आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर माहिर कानून है सैयद अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की, आप दोनों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं आबिद जुबैरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये दो एलामिये जो हैं, ये प्रेस रिलीजेज हैं जो हमारे सामने हैं। सर इसके ऊपर, इसके अंदर जो मामलात हैं उस पर तो जाहिर है बहुत से सवाल किए ही जा रहे हैं, मगर इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है। सबसे पहले तो सर ये जो एतराज़ किया गया है इस पॉइंट इन टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे जिन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है, इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। देखिए, मैं और अमजद शाह साहब दोनों पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। आप इनसे ज़रूर पूछिएगा कि इनको इस रेजोल्यूशन का पता था, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो मैसेज आया उससे, तो शायद वो बेहतर बता सकें। नहीं पता था नहीं, इनको कि ये उस ग्रुप के हैं जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, शायद इनसे मुशावरत हुई हो, मुझसे नहीं हुई। तो देखिए इसमें जो बहुत अफसोस जो बात इसके अंदर जो बड़ी हैरान कुन बात लगी हमें कि आपको याद होगा जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस साल, तो पूरे साल हमने हर इशू पे कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और ये इन्होंने आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं करवा के ये लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। जो पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमातें भी ये बात कर रही है, जो हम पूरे साल करते रहे जब PDM की हुकूमत थी। उस वक्त नेचुरली इल्ज़ाम ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा। हमने आइन और कानून की बात की और हमने कहा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बाइस्ड आदमी है, इन्होंने आइन तोड़ा है, तो इसके तहत इसके नीचे साफ और शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने, अमजद भाई बैठे हुए, आप उनसे पूछिएगा कि कभी साथ नहीं दिया गया मेरा इस इशू पे, प्रेस रिलीज इस तरह से कोई चीज। अब देखिए जो इशू आया
अब देखिए बात जो की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो बात सही है कि जी ये चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के बारे में बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं और पूरे लोगों को हैं, जमातों को हैं इनसे, लेकिन इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ इस रेजोल्यूशन समझता हूं कि उस पे उन्होंने पैरा 2 अगर आप देखें, आपके सामने प्रेस रिलीज है, उस पे कहा कि इनके अंदर ये इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के तहत साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते और मुख्तलिफ इशूज हैं। और उसका कहा द वर्ड यूज किया इंग्लिश का ग्लेयरिंग एग्जाम्पल उन्होंने 2 हलकों की दी, और 2 हलकों के मैंने पहले उन हलकों पे आऊंगा, फिर पिंडी की बात करेंगे, हाफिजाबाद की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि हाफिजाबाद की 2 सीटें होनी, तनासुब दोनों जेहलम और हाफिजाबाद का एक ही है, तो वहां उनके वहां 1 सीट है, यहाँ 2 सीट, और ये जेहलम की जो सीट है ये इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की खुद अपनी आबाई सीट है। और फिर आपने देखा, हमें तो उस वक्त तक नहीं पता था, प्रोग्राम्स हुए उस पर, मुझे भी कई प्रोग्राम से बाद में शाम को जब प्रोग्राम में आया उस वक्त एक प्रेस रिलीज पता लगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन से भी जारी हुई, उन्होंने कहा जेहलम से तो उनका ताल्लुक ही नहीं है, उनका ताल्लुक तो सरगोदा से। तो ये बात फिर इतनी हाईएस्ट बॉडी से ये बात कहना, एग्जाम्पल देना जेल, और हाफिजाबाद की क्या इशू है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट हमने सुना कि डिलिमिटेशन का इशू था जो एहसन बून साहब, हमें बताया गया, अमजद भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे प्लीज सही कर देंगे इस बात को, तो उनका केस था डिलिमिटेशन का, वो खारिज कर दिया और उसके बाद ये सारी बातें शुरू हुई। अगर ये बैकग्राउंड, क्योंकि आज देखें नून लीग, मैंने सुना है पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और पीटीआई ने भी इस रेजोल्यूशन को रद्द किया है और कहा है कि जी इलेक्शन सही वक्त पे होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन सर अभी गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, क्योंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, आपने कहा कि आप लोग भी माजी में खिलाफ रहे हैं, इस वक्त आपका भी यही मौकफ है कि अब इन्हीं को रहना चाहिए और ये मसला जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए? देखिए मैं तो नहीं कहता इनको रहना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं तो कहता हूं इनको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त अब सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन के ऊपर देखिए बहुत सारे सवालात थे, डिलिमिटेशन बहुत सारी शिकायत थी, जिसमें एहसन बून साहब, मेरे भी केस है, हमें हाई कोर्ट में फाइल किए हुए थे इन्हीं के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऑर्डर्स के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जी ये इशू जो होगा इलेक्शन के बाद। डिलिमिटेशन वाले इशू पर मैं आपसे तफसील से बात करती हूं, मैं थोड़ा सा पहले ये प्रेस रिलीजेस है इन्हीं पे बात जी प्रेस। फिर देखिए अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर इनके ऑर्डर की तस्दीक ना करे, ये भी लिखा है, आप देखें लास्ट पैराग्राफ में, और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आगे चली गई, उसने तो कहा उनको गो होम, उनको तो घर जाना चाहिए। बात इन्होंने भी ये कही, दोनों की रेजोल्यूशन साथ साथ आई सर। अगर रेजोल्यूशन सिर्फ ये जेहलम, हाफिजाबाद या पिंडी, गुजरावाला के उस पे है, तो पाकिस्तान बार रिप्रेजेंट द होल कंट्री, इनको कहना चाहिए था डिलिमिटेशन के ऊपर इश्यूज थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सही काम नहीं किया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन, अच्छा देखिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है डिलिमिटेशन के बारे में, आज आपने डिलिमिटेशन को बना के एक प्रेस रिलीज कहा कि उसको नहीं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो आपने पहले शुरू में कही कि पिछले काफी महीनों से मुसलसल कहीं ना कहीं से उंगलियां उठाई जा रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ये बॉडीज तब कहां थी? अमजद शाह साहब, सर ये एतराज इस टाइम के ऊपर जबकि इलेक्शन शेड्यूल का जो ऐलान है वो भी हो चुका, और जो बात अभी कर रहे थे जुबैरी साहब के, ये लोग तो पहले भी कहते रहे, वो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, तब भी कभी पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो है वो हिमायत या कोई सपोर्ट इस मसले में हासिल नहीं कर सके, तो ये इस वक्त एक तो क्यों करें ये कहिएगा, दूसरा सर आपको पता था कि ये जो है हो रहा है, वो कहते हैं जी मैं भी मेंबर हूं, मुझे तो खबर ही नहीं थी। इस तरह से है कि अब जुबैरी साहब को थोड़ा सा मैं याद करा दूं कि एक मीटिंग थी जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग थी, उसमें आबिद जुबैरी साहब एज अ मेंबर भी और एज अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी मौजूद थे। तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान थे, तमाम बार काउंसिल्स मौजूद थी, आबिद जुबैरी साहब थे, और इन्हें याद होगा कि उस दिन, माफ कीजिए, मुझे बुलाया नहीं गया था। नहीं सर मेरी पूरी बात तो सुन, उसमें 90 डेज की बात हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन पे रिजर्वेशंस हुई, आप थे, चौधरी इश्तियाक साहब थे, मुझे याद है, ये सारे हम लोग वहां पे मौजूद थे। उसके बाद आप जल्दी चले गए, लेकिन आप थे उस दिन। मैं आपको उस पे जो वो कह रहे हैं मुझे बुलाया ही नहीं गया, आप कह रहे हैं वो थे? नहीं उसमें थे, वो वाली मीटिंग जो थी वो उस वक्त जब 90 डेज में इलेक्शन करने वाली बात थी, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो तरीकाकार था उस पर रिजर्वेशंस थी। तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन और इंक्लूडिंग आबिद जुबैरी साहब जो थे एज अ प्रेसिडेंट भी उसमें मौजूद थे, और इन्होंने वहां पर ये सारों का मुत्तफिका ये फैसला था कि इलेक्शन कमीशन जो है इनका जो रवैया है वो शफाफ इलेक्शन कराने का नहीं लगता, और 90 डेज में इलेक्शन कराएं,
ये सारी जो चीजें थी ये उस वक्त डिस्कस हुई थी। अभी मैं आपको दूसरा ये बता दूं, बिल्कुल ठीक है, मुझसे मशवरा किया गया था। आज खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का भी एक स्टेटमेंट आई है, शायद आबिद जुबैरी साहब के नॉलेज में होगी, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में डीलिमिटेशंस और सीटों के कम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैं आबिद जुबैरी साहब को प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप भी कर दूंगा। थैंक यू सर। और उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी आज चीफ इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब रह गई, और सब क्या पाकिस्तान बार काउंसिल, क्या सुप्रीम कोर्ट बार, जितनी बार एसोसिएशन है आज भी, और जब आबिद जुबैरी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त से, ये तो आबिद जुबैरी साहब का जो स्टांस था वो ही कैरी ऑन करके सारे आगे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक बात तो है ना, जो बात जुबैरी साहब कर रहे थे, ये जो अभी ये एलामिया सामने आए हैं सर, ये तो प्रॉपर चार्ज शीट्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और उनको आइडेंटिफाई करके कि क्या मसला है। आखिर में ये भी कहा गया, वो जो कहा कि जी गो होम, ये इतना असर्टिव, इतना सख्त जो वो है मौक़िफ़ है, पहले तो नहीं आया सर सामने। एक बात और मैं आज कर दूं कि जिस तरह से वक्त गुजरता है ना, तो सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। आज देखिए, आबिद जुबैरी साहब ने बताया कि नून लीग ने भी इस एलामिये को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। कम से कम ये तो हमारे ऊपर से हट गई बात कि हमने नून लीग के कहने पर ये सब कुछ किया था। हाँ। अब रह गई बात सर, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हामिद खान साहब ने भी कहा कि आप लोगों ने किसी के इशारे पर ये सब कुछ किया है। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि आप इस प्रेस रिलीज को इन्वेस्टिगेट कर लें, इन दोनों को इसका खुरा आजम नजीर तारड़ या नवाज शरीफ से जाके मिलेगा। तो इल्जाम तो सर अभी भी लग रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो बार एसोसिएशन, आबिद जुबैरी साहब तो इसका हिस्सा है। मतलब ये बार एसोसिएशंस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहे, ये कभी जर्नैलों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, फौज के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, तो ये किसी सियासी लीडर के इन्फ्लुएंस में क्या आएंगे। आज ठीक है, आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। कल फरोग नसीम साहब थे, वो बहुत करीब थे इमरान खान साहब के, उनके लॉ मिनिस्टर थे। तो कितनी बातें जो थी उस वक्त, जो हामिद खान साहब के जो ग्रुप के एसोसिएशंस थी, कितनी आप फरोग नसीम साहब की बात मानते थे? कभी भी नहीं मानी, ना उनकी मानी, ना कभी आजम नजीर तारड़ साहब की किसी ने मानी है। ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिलें बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ये अपनी सोच, अपने तरीक़ाकार पर चलती हैं। ये कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के या अपने किसी ऐसे भून साहब का सर इसके अंदर कोई रोल, कोई ज्यादा इफेक्टिव एक्टिव रोल, क्योंकि वो भी बड़ा एक वो है मामला है और माजरा है कि ऐसे भून साहब का कोई झेलम के साथ खास तौर पे इस डीलिमिटेशन का कोई इशू है, और उन्होंने खास तौर पे उसको शामिल भी करवाया इस प्रेस रिलीज के अंदर। अच्छा, मुझे इस बात का तो नहीं अंदाजा, क्योंकि एहसन भून साहब का इतना रोल नहीं है, क्योंकि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, इन पे मशावरत तो जरूर सारे कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस मैं नहीं समझता कि एहसन भून साहब या आजम नजीर तारड़ साहब किसी को। यही चार हल्के क्यों मेंशन किए गए, यही चार एरियाज क्यों मेंशन किए गए जो अभी जुबैरी साहब भी बात कर रहे थे? हाँ, आज खैबर पख्तूनख्वा तो मिसाल दी उन्होंने ना, और इसी तरह आज खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का स्टेटमेंट आई है, आप उसको देखें। उन्होंने अपने हलकों के कम होने की और डीलिमिटेशन पर इंतहाई एतराजात उठाए हैं। अब उनका भी कहें कि ये नवाज शरीफ साहब के कहने पे कर रहे हैं, या ANP के कहने पे कर रहे हैं, या PTI के कहने पे कर रहे हैं। हुआ इस तरह कि जिस वक्त भी कभी भी हमेशा डीलिमिटेशन पे बेपनाह एतराजात होते हैं। 2018 में भी हुए, 13 में भी हुए, हमेशा से होते हैं, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि एस्टैब्लिशमेंट जिसको जिताना चाहती है उनकी मर्जी के हलके बनाए जाते हैं, और जिन लोगों को हराना हो उनके हलकों को डिस्टर्ब किया जाता है, और जिनको जिताना हो उनकी मर्जी के हलके बनाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है और हमेशा से इस पे एतराजात होते हैं। डीलिमिटेशन वाला जो इशू है, जी जी, इसमें मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे वैसे एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले सर अगर एक क्विक कमेंट जुबैरी साहब आप कर दें। सर ये जो क्योंकि आप रहे हैं प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सर गैर मौजूदगी में किसी के बिहाफ के ऊपर कोई प्रेस रिलीज इशू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुल्क में मौजूद ही नहीं है सर, गालिबन उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया में मौजूद है, तो सर उनके नाम से ये प्रेस रिलीज आ गई।
अच्छा, मैं प्लीज एक अमजद भाई को दिखा दूं, जो पाकिस्तान बार ने जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन बुलाया सर, वो हमारे ऑफिस के साथ ही होता था, मुझे उसकी इनविटेशन भी नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिखा दें किसी कोई मिनट्स में जिसने मैंने साइन किया हो। मैंने जब कन्वेंशन किया लाहौर वगैरह, मैंने आपको पर्सनली आप लोगों को फोन किया कि आप उसमें आप शामिल नहीं हुए सर। तो प्लीज आप देख लीजिए, शायद मुझे मुगालता हो रहा है, लेकिन मैंने कोई पाकिस्तान बार काउंसिल की अंडर कोई अटेंड नहीं की एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल कोई जो बात फरमा रहे थे। दूसरी बात है, सदर उम्रे पे हैं इस वक्त, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। देखिए, हो सकता है क्योंकि दोनों की एक ही ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है इनसे जो सेक्रेटरी साहब हो जो सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने उनसे मुशावरत की हो उम्रे पे, उनसे कहा होगा कि जी पाकिस्तान बार ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम भी पास कर दें। हो सकता है उनकी मुशावरत हुई हो, आप देखिए नाम उन्हीं के शहजाद शौकत साहब के नाम से ही शुरू हो रही है रेजोल्यूशन, तो ये हो सकता है उनसे फोन पे इजाजत दे के उनको दिखाई गई हो, उन्होंने उसको अप्रूव किया हो। तो इसमें कोई आई नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है मुल्क में नहीं हो तो रेजोल्यूशन नहीं आ सकती, क्योंकि साइन तो रेजोल्यूशन सेक्रेटरी साहब ने किया है और अली इमरान साहब ने, आप देखिए साइन जी बिल्कुल उनकी सिग्नेचर है, बिल्कुल उन्हीं का सिग्नेचर। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके जो डीलिमिटेशंस वाला मामला और उन पर एतराजात की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, डीलिमिटेशंस पर एतराजात अब नहीं सुने जा सकते। कैसे ये मामला आगे प्रोसीड करेंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो नुकता मैंने छोड़ा था, जुबैरी साहब सर, अगर ये जो डीलिमिटेशंस वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट का ये कह देने के बाद भी कि डीलिमिटेशंस वाले इशू को अभी नहीं देखा जा सकता, इसमें दोनों चीज़ों पर कमेंट कीजिएगा। फिर भी जो डिफरेंट बार एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से इसी मामले पर एतराज का उठना, इसको कैसे देख रहे हैं? एक बात। दूसरी बात सर ये कि कोई 100 से ज़्यादा एतराजात मैंने कहीं पर देखा कि शायद डीलिमिटेशंस पर आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन के इनेकाद के बाद इन एतराजात को देख लिया जाएगा। सर अगर उन 100 में से 10 एतराजात भी प्रिवेल कर जाते हैं तो उन 10 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हो गया होगा, ये फिर एक और केओस नहीं होगा, एक और एक्टिविटी नहीं है जो हम अपने लिए खोल लेंगे? मैं देखिए एक पहले बात कर लूं कि आपने अभी पूछा था अमजद भाई से कि मैंने जो बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस रेजोल्यूशन से कहा कि इलेक्शन कमीशन चेंज हो। असल में वजह ये होती है कि आपने सही फरमाया कि प्रॉब्लम ये आ गई है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब एक हमारे मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं और लॉ मिनिस्टर भी थे और बहुत करीब हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के वो सेनेटर भी हैं। तो इस वजह से एक इंप्रेशन ये आता है और बात लोग यही कहते हैं कि जी जो बात होती हो सकता है जो रिएक्शन आया उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। तो एक ये वजह है जो ये हामिद खान साहब या एतजाज अहसन साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं और बड़ी इज्जत है उनकी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने शायद ये बात की हो। तो जो आपने अभी फरमाया, लेकिन जो आपने डीलिमिटेशन की बात की, बिल्कुल आप वजह फरमा रही है। मेरी दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल से यही थी, यही है और रहेगी कि आपको इस पे करना चाहिए था। आपको सुप्रीम कोर्ट में केस आपको लेके पिटीशन लेनी चाहिए कि डीलिमिटेशन अगर सही नहीं हुई है तो कैसे इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं। आज इमजद भाई कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी बात कर दी है। सिंध के अंदर हम केसेस कर रहे थे, कल मेरा केस भी लगा हुआ है, नेचुरली वो खत्म हो जाएगा। डीलिमिटेशन का सांगड़ का पूरा बहुत इशूज हैं, इस्लामाबाद हर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इस इलेक्शन में नहीं अगले इलेक्शन में वो देखा जाएगा और अगर सेंसस ये 2023 रहा। देखिए मैं समझता हूं कि ये अगर इलेक्शन की शफाफियत पे सीरियस इशू आएगा, अगर सारे ये बड़ी बड़ी एसोसिएशन का काउंसिल्स ये कह रही हैं कि ये डीलिमिटेशन सही नहीं है, आपको इसका रिव्यू फाइल होना चाहिए इस ऑर्डर का। बट वी डू अंडरस्टैंड राइट कि जो आप बात कर रहे हैं उससे फिर इलेक्शन 8 फरवरी को तो नहीं हो सकेगा। फिर इलेक्शन क्यों? देखिए ये ऐसी बात नहीं होती है, ये एक एक दिन की हियरिंग्स पे केसेस हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस क्या आते हैं, वो रिमांड हो रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि डिसाइड कर दे। वो एक दिन में फैसला कर देते, आप टाइम दे देते एक दिन में। 54 दिन तो है ना, आपके शेड्यूल को तो चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है लॉ के अंदर खुद प्रोविजन है कि ये जो शेड्यूल एक दफा आ जाता है उसके अंदर तरामीम हो सकती हैं। सेक्शन 57 में आप देखिए उसके अंदर ये खुद भी चेंज आगे पीछे कर सकते हैं इलेक्शन का। इनके पास तो खुद पावर है शेड्यूल के अंदर रद्दो बदल करने का 54 डेज के अंदर। तो आप उसको आप 1-2 दिन आगे कर देते। ये दिन की हेयरिंग्स होती हैं, लेकिन ये कह देना कि जी इलेक्शन प्रोसेस ही रुक जाएगा, मैं नहीं समझता। अगर सीरियस इश्यूज है डीलिमिटेशन पे तो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है अमजद साहब। सर ये डीलिमिटेशन वाले मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एतराजात, ये दायरा एक राय इस वक्त है, जुबैरी साहब कहते हैं इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं रुकता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भी सर यही राय है कि अगर चाहें तो अदालतें देख सकती हैं मामलात को और इलेक्शन फिर भी 8 फरवरी को हो सकता है? मैं आबिद जुबैरी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो उन्होंने कानून की जो हवाला दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए
इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। अब रह गई बात ये कि डिलिमिटेशंस इस तरह से की गई हैं कि जो कोई भी रीजनेबल बंदा, मतलब एक तो वो है ना जो कानून समझने वाला हो, एक वैसे किसी बंदे को आप बिठाए ना और उसको उसके सामने नक्शा रखें तो आपको खुद हैरत होगी कि ये किस तरह से बनाया गया है। हल्के के बीच में से निकाल के आबादियां इधर से उधर जोड़ी गई हैं। वो और बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि वो शायद किसी एक पार्टी को या किसी एक उम्मीदवार को मदद उसकी करने के लिए। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि उसका पलड़ा भारी हो सकता है, ये जो आप बात कर रहे हैं इस रद्दोबदल की वजह से? देखें, पाकिस्तान की तो तारीख ये है कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट का जिन पर हाथ होता है उनके लिए हल्के भी बनाए जाते हैं, उनके लिए जो है प्लेइंग फील्ड भी जो है बड़ी हमवार कर दी जाती है, और जिनको वो मुनासिब नहीं समझते उनके लिए मुश्किल कर दिया जाता है। ये तो हमारी तारीख है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से हो रही है। और ये वाले जो इलेक्शन होंगे, जिस तरह से 2013, 2018 हमेशा से इलेक्शंस पर एतराज होते रहे, ये जो 2023 के इलेक्शन होंगे इसके बाद भी इस पर ऐसे ही एतराजात होंगे जैसे 2018 और 13 में हुए, या उससे पहले पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस पर एतराजात होते रहे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें बना ऐसे दिया गया है कि वो सामने नजर आना शुरू हो गया है कि ये शफाफ नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी एतराजात होंगे। सर, ये दोनों प्रेस रिलीजेस के अंदर कहीं ना कहीं इसके बाद आप देखें कि पार्टियां जो हैं, कितनी पार्टियां इन इलेक्शंस को रद्द कर देंगी। सर, अच्छा, ये दोनों जो प्रेस रिलीजेस हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं जो बात है, जो क्रक्स है, वो यही है कि यू पीपल वांट के जो एसोसिएशन है वो ये चाहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अलहदा हो जाएं इस अमल से। तो उससे सर क्या इंतखाबी अमल पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ये भी एक वो है सवाल। अगर ऐसा हो जाता है, वो मुस्ताफी हो जाते हैं तो क्या होगा? है वो रेजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन को अलहदा होने वाली बात तो पाकिस्तान बार काउंसिल के उसमें नहीं है जी, सुप्रीम कोर्ट बार वाले में वो है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो अलग हो जाना चाहिए। गो के इलेक्शन कमीशन के अलग होने से मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि ये नहीं होंगे तो कोई और होगा, और वो भी वैसा ही होगा जैसे ये हैं। मतलब अगर फर्क आ सकता होता तो इस एक बंदे के जाने से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ये 5 मेंबर इस वक्त बैठे हैं, इन 5 को हटा के दूसरे 5 ले आए, फिर भी सिस्टम ऐसे ही रहेगा। जुबैर साहब, आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, शायद पता नहीं इत्तेफाक कर रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपकी भी यही राय है? एक तो ये कह दीजिएगा, दूसरा सर ये जो मैं सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि कहीं किसी को डिलिमिटेशंस पर एतराज है, किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है, इलेक्शन का पूरा अमल ही एतराजात से भरा हुआ है। अब जमीयत उलमा इस्लाम और MQM को भी एतराज है। वो ये कहते हैं कि जो सबमिशन की डेट्स हैं नॉमिनेशन पेपर्स की, उनको बढ़ा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी स्क्रूटनी का टाइम जो है उसको कम कर दे ताकि इलेक्शन की डेट मुतासर ना हो, लेकिन हमें मजीद वक्त दरकार है। तो सर, हर तरफ से कोई ना कोई एतराजात, ये इलेक्शन कैसे होगा 8 फरवरी को? जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अमजद भाई की बात से। बिल्कुल ये सही इन्होंने फरमाया, सिस्टम वही रहेगा, लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ इस बात से, और बिल्कुल इन्होंने सही बात कही अमजद भाई ने। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ, ये आप जो फरमा रही हैं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सारी चीजें रोक दी। हाँ। आप देखिए, वो लाहौर के अंदर भी एक इशू उठा कि ROs कौन होने चाहती हैं। हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, वो गलत था, सही था। आप सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप करके को सेटिसाइड कर दिया, उमैर नियाजी पे कंटेम्प्ट इशू कर दी। पहले कहा कि जाता था कि हाई कोर्ट के फैसले से पहले आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, आप इलेक्शन कमिश्नर आए, मिले, और फिर उसके बाद वो केस टेकअप हुआ रात के वक्त, और उसमें फैसला हुआ कि जी 8 तारीख आया। पत्थर पे मेरा ही केस था, वो जो सुप्रीम कोर्ट बार का कि पत्थर पे लकीर है, 8 तारीख नहीं बदल सकती। 8 तारीख में जरूर इलेक्शन हो, बिल्कुल इलेक्शन हो, 90 डेज से तो गुजर चुका है, लेकिन साफ और शफाफ तो होना चाहिए। अब डिलिमिटेशन पे जैसे अमजद भाई कह रहे हैं, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल सब कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन सही नहीं है। इलेक्शन डिलिमिटेशन के बेसिस पे ही हल्का बंदियां होती हैं, वहां लोगों की कौन से आदमी को किस हल्के से दूसरे में कर दिया, सारी मनूवरिंग होती है कि किसी को फायदा पहुंचाना, एक आबादी को इधर से उधर कर दिया। अगर इस पे सीरियस और इश्यूज थे तो ये आप सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक दिया, तो अब कहां जाए आदमी उसके बाद? अगर हम कोई बात करें, कहीं कंटेंट मुझ पे अमजद भाई पे ना लग जाए, मैं तो इससे डर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका आबिद जुबैरी साहब। सर, आपके वक्त के लिए
वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शाह साहब। सर आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया, और इलेक्शन वक्त पर ज़रूर होने चाहिए लेकिन साफ और शफाफ होने चाहिए। इतने एतराज़ात के बीच में जो इलेक्शन होंगे, क्या उन पर सवालात नहीं होंगे? ये मेरा ख्याल है हमारा टेक अवे था इस सेगमेंट से। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नून लीग से जुड़े मामला, कुछ इलेक्शन से जुड़े मामला, उन पर बात करेंगे। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि बात करेंगे जो इस वक्त ऑन गोइंग कुछ इश्यूज हैं, खास तौर पे इलेक्शंस को लेकर। ये जो कुछ हम देख रहे हैं कि लेटर्स सामने आ रहे हैं, इनके हवाले से भी नून लीग से जुड़े कुछ और मामला भी हैं। सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शेख रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो इसी बात पर अपनी राय दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार, खतूत आना शुरू हो गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद ही नहीं है। फिर हल्का बंदियों को लेकर भी कुछ एतराज़ात हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के आ रहे हैं। तो अब मुसलसल एक राय ये सामने आ रही है कि कहीं कोई ऐसी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, और एतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि जो खतूत आ रहे हैं, कोई माने या ना माने, इनका खुरा जाकर आजम नजीर तारड़ और मियां नवाज शरीफ से मिलता है। यहाँ पे तो अब मंतक की जीव है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। वैसे मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि ये इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे, इलेक्शन होंगे। और बल्कि उन्होंने एक और भी मेरे ख्याल में एडिशन कहा है कि किससे इलेक्शन करवाना चाहते हैं आप? फौज से करवाना चाहते हैं, विदेश से करवाना चाहते हैं, पुलिस से कराना चाहते हैं, जुडिशरी से कराना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कराना चाहते हैं। मतलब किसी चीज पे भी आप इख्तलाफ करें, आपका हक है, करते जाएं आप। मुझे तो, मैं कल भी ये बात कर रहा था, मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आई कि बार एसोसिएशन को किस बात पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं उनके कंडक्ट पे, आपने वो खतूत देखे हैं सर? वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट जो है वो फेयर नहीं है। वो किसी, वो कहते हैं जी वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हुए नजर आते हैं। एक तो ये एतराज किया गया। दूसरा सर एक स्पेसिफिक हल्का, झेलम का जो हल्का है उसका नाम लेके कहा गया कि ये उनका अपना हल्का है, और उसके अंदर जो डीलिमिटेशंस के मामलात हैं वो उन्होंने अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रख के किए हैं। और झेलम की वजह से ही एहसन बून और आजम नजीर तारड़ साहब का नाम जो है वो लोग जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं जी वो कोई कॉमन इंटरेस्ट है वहां पे नून लीग का। आजम नजीर तारड़ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है जनरल इलेक्शन के साथ। और जहां तक रहेगी, मैं खुद देख रहा था कि जो हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका आबाई गांव या आबाई शहर जो है सरगोदा है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर होमवर्क किए, आप जो किसी का जो जी चाहता है वो बोली जा रहा है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं ना, कुछ समझाने वाला कोई नहीं। आप अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, लोगों की नजरों में रखने के लिए, लोगों के सामने अपने कद को बड़ा करने के लिए आप ऐसी बातें करते रहते हैं, और उससे मेरे ख्याल में शायद कोई बेहतरी नहीं आती, उससे बहुत सारी खराबियां जन्म लेती हैं। काम खाई, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। हाँ, कभी किसी जमाने में मैं देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में थे चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? आप मतलब आप वोटर हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, जरूर कीजिए, लेकिन कोई थोड़ी बहुत उसमें लॉजिक भी होनी चाहिए, कोई उसमें एविडेंस होना चाहिए। क्या आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आज वो दुनिया, वो जमाना या वो है हालात कि कोई चीज अगर आप करते हैं और वो आप छुपा जाएं? आजकल नहीं छुपती। मतलब आपको चाहिए, जाइए जाके देख लीजिए, जो ये इलाका हल्का कह रहे हैं वो जाके देख लीजिए, क्या उसमें खराबी पैदा हुई है, क्या उसमें। सवाल मैं आपसे ऐसे कर लेती हूँ, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, आप इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस हद तक मुतनाज़ा हो चुके हैं कि बार एसोसिएशंस भी अब मैदान में कूद आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही उन पर बहुत सारी, हमें पता है कि उंगलियां उठा रही थी। आपको लगता है कि मौक़िफ़ क्या है आपका ऑफिशियल इसके ऊपर, कि क्या उन्हें अलहदा होना चाहिए इंतखाबात के अमल से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ना, बात यह है कि एक आप जरा ज़हन में रखें कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अलहदा हो जाता तो इसका मतलब है आपके इलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे, और आप उसकी जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट नहीं कर सकती। वो तो आपको इसी चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे काम करना ना। इसके बाद अच्छा, मैं एक और बात, चलिए आपको इतराज है जी, मान लिया, आप उस इतराज को लेके आप हाई कोर्ट में चले जाएं। अपीलेट कोर्ट तो वही हाई कोर्ट ही है ना। अगर हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनती, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं।
फिर आप किस पे इल्जाम लगाएंगे? हाई कोर्ट में लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे? अच्छा, लेकिन वैसे ये जो उन पर एतराजात उठा रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि इससे इंतखाबी अमल जो है वो नहीं मुतासर होगा। वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 217 ये कहता है कि किसी भी अनफोर्सीन रीजन की वजह से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो तो जो सेकंड सीनियर है वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है, जो सेकंड सीनियर मेंबर नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बल्कि इवन ये है कि जो अगर इलेक्शन कमीशन का मेंबर, मतलब 4 मेंबर है ना, के सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, अगर वो भी ना हो तो आपका इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता, आप कर ही नहीं सकते। तो अगर तो आपके पीछे कोई और चीज है, कार फरमा है, आपकी सोच कुछ और है, फिर तो मैं आपकी सोच से लड़ नहीं सकता ना। और दूसरी बात एक और मैं आपसे करता हूँ कि जो भी सियासी वर्कर है, अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं अरसा दराज से अपने एक हल्के में बैठा हुआ था, वहां पे मैं इलेक्शन लड़ता था, हारता था, जीतता था, मैं उसी हल्के में रहता था। यकी 2018 में मेरा वो हल्का जो था वो तोड़ दिया गया। एज ए वर्कर मुझे तो कोई इतराज नहीं था, तोड़ दिया, ठीक है, मैंने दूसरी जगह जाके मेहनत की, अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी। अब फिर मेरा वो हल्का जहां पे मैंने 5 साल मेहनत की थी वो भी अब जा रहा है, तोड़ के दोबारा दूसरा हल्का बना दिया गया। मैंने फिर कोई इतराज नहीं किया, ठीक है, मैं वर्कर आदमी हूं, मैंने जाके तो दरवाजा ही खटखटाना ना। मैंने जाके अपना जो नुक्ता नजर है वो दोस्तों को पेश करना ना। अब मानना या ना मानना तो उस हल्का इंतखाब के लोगों का काम है। मेरा काम है अपना एक नुक्ता नजर, अपना एक पॉलिसी है, या आप कह लें जो हमारी जिस जमात से मैं इलेक्शन लड़ूंगा उसका मैनिफेस्टो में जाके देखूंगा, जाके आप लोगों तक देंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि आपका हल्का पहले भी टूटा, फिर से टूटा, हल्का डिलिमिटेशन की वजह से टूटा, तो वो एक अलग मामला है। एक कोई खबर है जो गर्दिश कर रही है कि शायद जमात भी आपको कोई और हल्का देना चाहती है कि वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि जो आपका अभी हल्का एग्जिस्टिंग हल्का है वो शायद चाहते हैं कि अयाज अमीर साहब वहां से कंटेस्ट करें, क्योंकि अयाज सादिक साहब का हल्का अलीम खान साहब ने मांग लिया है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी जरा गुजारिश सुन लें आप। मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन लड़ा था 1960 लोकल गवर्नमेंट का, फिर लड़ा 1964 में लोकल गवर्नमेंट का, फिर 1971 में उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद एक्सीडेंटली मुझे इलेक्शन लड़ने पड़े 1985। मैंने वैसे 79 में शुरू किया था। 71 से लेके आज तक मेरा हल्का इंतखाब यही रहा है। ठीक है, अब मैं अपना घर तो नहीं किसी को दे सकता ना। अगर कोई शख्स आ जाए बाहर से थोड़ी देर के लिए, और अगर पार्टी कहे तो, क्योंकि ये खबरें हैं, बड़े जो सीनियर सहाफी हैं आप लोगों के इलाके जो देखते हैं क्लोजली, वो कह रहे हैं कि इसी तरह का कोई मामला होगा अल्टीमेटली। मुझे ऐसी परवाह नहीं है। मैं सियासी कारकुन हूं। तो फिर क्या आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ लेंगे? ये वक्त बताएगा ना। ये तो अभी आप मुझसे ये सवाल मत कीजिए, ये तो स्क्रूटनी के बाद, फाइनलाइज होने के बाद मैं बात करूंगा मैं क्या करूं। तो उसके बाद जो है वो इस मामले को जो है वो देखा जाएगा। अच्छा सर, ये जो अभी हम बात करें ना इलेक्शन की डेट, ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मैंने एतजाज हसन साहब का पहले भी हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख इस मुल्क के अंदर क्या होगी ये फैसला लंदन प्लान के तहत हो चुका कि जो नवाज शरीफ चाहेंगे वही होगी। मेरा ख्याल है, मैं वैसे बुरा लगता है मैं ये बात कहूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो सियासी तौर पे, ट्रेनी तौर पे, मेरे ख्याल में शायद, मुझे समझ नहीं आती किस बात के, वो 2013 में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था मेरे खिलाफ, मेरे मुकाबले में 6,500 वोट दिया था उन्होंने, मेरा 1,19,000 वोट। अब आप अंदाजा कीजिए कि अब वो लोग लीडर बने में, मैं उनका क्या इलाज कर सकता हूँ? मैं उनकी ज़हनी, मुझे तो यूं लगता है जैसे पता नहीं 13 के इलेक्शन के बाद वो शायद अपना दिन तवाज़ुन खो बैठे, अजीब व गरीब किस्म बातें करते हैं जो मेरी समझ से बाहर है। कभी नवाज शरीफ से लगा के बैठ जाते हैं, कभी वो आसिफ ज़रदारी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी बिलावल को कुछ कह रहे होते हैं, पता नहीं वो अजीब ही तमाशा बात है।
मैं तो नहीं समझता वो किस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा सर, नून लीग थोड़ा सा आपकी पार्टी के इश्यूज के ऊपर आ जाऊं। नून लीग जो है वो ये मुसलसल आप लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किए गए थे। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हुई जिसमें कहा गया कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, 5 साल के लिए मिनिमम मैक्सिमम जो है वो नाअहल किया जा सकता है। अब इस इशू को सुनने के लिए कि मियां साहब के पर्टिकुलर केस के अंदर क्या मामला हो सकता है और ताहयात नाअहली और एक्शन एक्ट जो इलेक्शन एक्ट जो कहता है, उन इशूज को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तो बना दिया है, लेकिन सर उसकी हेयरिंग जो है वो 2 जनवरी 2024 में होनी है। नॉमिनेशन पेपर्स उससे पहले जाने हैं। मियां साहब, जहांगीर तरीन साहब और भी कुछ ऐसे और नाम हैं जो इस फहरिस्त के अंदर है। ये लोग नॉमिनेशन पेपर्स कैसे जमा करा सकते हैं सर उससे पहले? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, कागजात तो आप जमा कराएंगे, आपको रोक तो कोई नहीं सकता ना। कागजात को, आपके कागजात को कोई नहीं रोक सकता। एक कानून अपनी जगह मौजूद है, जैसे आप फरमा रही हैं कि कानून तो अपनी जगह मौजूद है ना, कि उन्होंने इस चीज को खत्म करने के बाद, तायाद नाअहली को खत्म करने के बाद उसका एक पीरियड मुकर्रर कर दिया, ठीक है। अब उसका आप फरमा रही हैं कि 2 जनवरी को उसकी तारीख है, आप अपने कागजात जमा कराते हैं, उसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में अगर आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे जाए, आप जाके अपना, अगर आप ये कहते हैं कि हमारा केस अभी पेंडिंग है, लिहाजा हमारे कागजात को सब कर लिया, कुछ ना कुछ तो देखें, उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की होगी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना इसका हल सोचा होगा ना। अब आखिरकार उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन तो लड़ना है ना। वजीर आजम बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है ना। पहले जो स्टेप है वो तो इलेक्शन लड़ने का, वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, और मेरे ख्याल में शायद वो 3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। वो लाहौर से भी लड़ेंगे, हजारे से भी लड़ेंगे, फिर उसके बाद वो कराची से भी लड़ेंगे। तो इसका एक हल उनके पास जरूर होगा, और उस हल को भी आप देख लेंगे 2-4 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात जो मैं आपसे डिस्कस कर दूं, कोई शख्स भी हो वो उसको आप कागजात जमा कराने से नहीं रोक सकते। नहीं, कागजात नहीं, लेकिन रिजेक्ट हो जाएं कागजात नामजदगी इस बुनियाद के ऊपर। मैं तो सवाल से ये कर रही हूँ कि आप लोगों को नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इन द लाइट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि जाहिर एक मामला तो है नाअहली वाला। जी हाँ, मैंने जो देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो तो यही है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। वो आपको लगता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना कागजात नामजदगी जमा कराने वाले मामले के ऊपर MQM और जमीयत उलमा इस्लाम ने एतराज किया है। वो ये कह रहे हैं जी कि इसकी जो वो हैं डेज हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए, स्क्रूटनी के डेज जो है वो इलेक्शन कमीशन कम कर दे ताकि जो इलेक्शन की डेट है उस पर फर्क ना पड़े, लेकिन हमें मजीद वक्त दरकार है। तो सर, आप लोगों के अपने सर्कल्स में भी कोई इस तरह की डिस्कशन हुई है? MQM, जमीयत उलमा इस्लाम तो छोटी पार्टीज हैं एज कम्पेयर टू PMLN, आप लोगों को ज्यादा वक्त दरकार है या नहीं? या मुझे नहीं पता, अब ये तो इलेक्शन कमीशन आपको बता सकता है, और इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ पूछ रही हूँ कि आप लोगों को भी लगता है कि और वक्त होना चाहिए नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल। देखिए ना, फिर उसका असर पड़ेगा जाके आपके जनरल इलेक्शन के ऊपर। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो कट डेट दी हुई है, वो कहते हैं आज के आगे जाने नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? बेहतर है कि जमात इस्लामी और MQM अगर उनको कोई इतराज है तो मेरे ख्याल में उनको चीफ इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। जी, जमीयत उलमा इस्लाम ने तो किया है, उन्होंने तो पिटीशन भी की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि ये इस मामले को जो है वो देखने की जरूरत है कि सबमिशन पेपर्स जो है वो उसका हल तो वही निकलेगा ना, उसका हल तो वही निकलेगा। जैसे आप फरमा रही हैं कि जमात इस्लामी और उसने कहा कि जी आप सिक्योरिटी की डेट जो है वो उसको कम कर दें, दिन को कम कर दें और इसको ज्यादा कर दें। अब मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है कि उसका जो आपने शेड्यूल दिया है, उसके शेड्यूल के बाद आप उसको कम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन की बात करें, डिलिमिटेशन वाला मामला भी उठा हुआ है, कुछ एतराजात गए हैं, वो नहीं देखा जा सकता इलेक्शन शेड्यूल के बाद। लेकिन उसके लिए मैंने आपको अर्ज किया कि उसके लिए मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि डिलिमिटेशन का मामला मैंने आपको अपनी जाती बात बताई था कि सियासी वर्कर को क्या होता है यार, अगर आप अपने हल्के के साथ इन टच हैं, आपके लोग आपके साथ इन टच हैं, तो आप दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, सीधे चले जाएं, पीछे चले जाएं, आप चले जाएंगे जहां होगा तो वही इसी इलाके का होगा ना, उसी तारीफ होगा। ये मुमकिन नहीं होता कि आपकी मंशा और मर्जी के मुताबिक वो हल्का बना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। अब सिंस आप भी बड़े सीनियर है अपनी जमात के अंदर, सीनियर कुछ क़यादत है आपकी जमात की जो कि नाराज़गी का इजहार हम देख रहे हैं कि हर आए दिन जो है वो एक नया लीडर पता चलता है नाराज़ हो गया। मेहताब अब्बासी हैं, दानियाल अजीज़ हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद हकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर है आपकी जमात की तरफ से नाराज़ हैं। ये लिस्ट बढ़ती नहीं जा रही सर, ये क़यादत से इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं इसको किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक नाराजगी की बात है वो तो पता है, घर में भी नाराजगी हो जाती है, सियासी जमात में ऐसी नाराजगी चलती रहती है। आप देखते ही हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाता है या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, देखना तो ये पड़ेगा।
शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मेहताब अब्बासी साहब हैं, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए या इनको आपको लगता है कि अप्रोच करना चाहिए? मैं गुजारिश करता हूँ कि एक दफा उनको आपको जरूर कन्विंस करना चाहिए, आपको जरूर उनसे बात करनी चाहिए। सीनियर लोग हैं, आपको उनसे उनके जो खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर उन्होंने ये एक तय कर लिया है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलना, तो फिर तो आपकी जितनी मर्जी कोशिश कर ले आप उस पर ला हासिल, उस पर तो आपका नहीं। अच्छा, अब्बासी साहब तो ये कहते हैं कि मैं जमात नहीं छोड़ रहा बस, लेकिन ये कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता मैं, की आदत से वो कहते हैं जरूरत नहीं है मुझे उनसे मिलने की, ना उन्हें जरूरत है मुझे बुलाने की और मुझसे मिलने की। नहीं, वो मेरी उससे बात हुई थी मेरे छोटे भाइयों की तरह, शाहिद की बात कर रहा हूँ। जी, छोटे भाइयों की तरह, मुख्तलिफ मेरे छोटे भाइयों की तरह। तो मैंने शाहिद से ये कहा था, लेकिन शाहिद ये कह रहा था कि मैं अगर मुस्लिम लीग नून मेरे वहाँ हल्का में कोई कैंडिडेट खड़ा करती है तो मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगर नून लीग वहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो फिर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, ये उसकी अपनी मंतक है, उसका अपनी स्ट्रेटेजी। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसको। चले सर, आखिर में बस ये कह दीजिएगा, आप लोग तो तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शंस की, जो बाकी सभी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि हमें सियासी जो एक अमल होता है इंतखाबात में जाने का, वो भी करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे नाम का नॉमिनेशन पेपर लेकर जो भी बाहर जाता है उसे उठा लिया जाता है। ये अभी मियाँ वाली का इंसिडेंट है, उमैर नियाजी के वालिद गए हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए, जो इंसिडेंट वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए। आरओ ने कहा जी हम तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत से केसेस हो रहे हैं, या तो घरों पे छापे पड़ रहे हैं या इजाजत नहीं मिल रही है कागजात जमा करवाने की। आप कह दिए नहीं, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, अब हकीकत क्या है, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है, जाइए देख लीजिए जाके हुआ क्या है। और अगर कोई किसी केस में मुलव्वस है तो उसको तो फिर सामना करना पड़ेगा ना उस केस का। जो कुछ किया इन्होंने वो गैर सियासी अमल था। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो एक वो टोला कह लीजिए या लोगों का जत्था कह लीजिए, वो गैर सियासी बातें करते, कोई सियासी, मुझे वहां पे कोई सियासी स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, गैर सियासी बातें नजर आ रही हैं। और उसका अल्टीमेटली आपकी जमात, अगर आपकी जमात है तो उसको नुकसान पहुंचता है, ये वो समझते नहीं है। इसको कौन समझाएगा? मैं तो समझा नहीं सकता, ना वो मेरी समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको मेरे ख्याल में शायद अक्ल और शौक से काम लेना चाहिए, बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन केसेस में मुलव्वस है तो उसको उसका सामना करना चाहिए। चले मैंने वैसे उमैर नियाज़ी साहब का हवाला दिया, वो तो खैर नहीं है मुलव्वस, लेकिन चले मुझे ब्रॉडली आपकी बात समझ आ गई। आपका बहुत शुक्रिया शेख रोहिल असगर साहब, आपके वक्त के लिए। रोहिल असगर साहब मौजूद थे हमारे साथ प्रोग्राम में। बहुत सारे इशूज़ इलेक्शन से जुड़े, उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। उन्होंने तो कहा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए, बाकी जो मामलात हैं हर चीज़ को किसी एक शख्स के ऊपर डाल देना, इस मंतक को वो कहते हैं कि वो समझने से कासिर है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।